हेलो गाइस, कैसे आप लोग? ग्रेट। चलो अब स्टार्ट करते। एक सिंपल सा टॉपिक है, टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और उसी के साथ में बाद में देखेंगे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल चैप्टर। लॉजिक्स इस चैप्टर में बहुत कम है। ओके, मेमोराइज करने की चीजें ज्यादा रहेगी कि कौन से रेट से आपको टीडीएस काटना है, फिर डिडक्टर कौन होगा, डिडक्टी कौन होगा, फिर उसने पैन नहीं दिया, पैन कार्ड नहीं दिया तो क्या रेट होगा, एंड ऑल। राइट, सो मेमोराइज थोड़ा सा करना पड़ेगा इस चैप्टर में। जहां जहां लॉजिक है, ऑफ कोर्स आपको मालूम है अभी तक मेरा पढ़ाना कि हर जगह लॉजिक तो आपको मिलेंगे समझा के। ग्रेट। इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन मैंने पीजीबीपी के लेक्चर में आपसे किया था। पूरा आपको समझाया था कि टीडीएस क्या होता है और वो कैसे डिडक्ट और कौन सी चीज पे डिडक्ट किया जाता है। राइट, स्टिल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो लोग पहली बार ये टीडीएस चैप्टर को डायरेक्ट वो चैप्टर ना देखते हुए इधर देख रहे उनको मैं बता दूं। राइट, सो वेरी सिंपल। देखो क्या होता है टीडीएस। राइट, देखो, सो ये रहता है पेयर। यहां पे अपन बहुत सारे अभी सेक्शंस देखने वाले, जिन सेक्शंस में टीडीएस कटने वाला है। यहां वही सेक्शंस है जहां टीडीएस काटने की लायबिलिटी गवर्नमेंट ने रखी है। ओके, तो देखो ये होता है पेयर, जो पैसा पे करता है। जैसे मेरा और आपका एग्जांपल ले लो। ओके, तो एक सेक्शन है अभी 192, जिसको हम अभी देखने वाले 2 मिनट में। तो वो सेक्शन में क्या होता है कि एम्प्लॉयर, मान के चलो मैं आपका एम्प्लॉयर हूं और आप मेरे एम्प्लॉय। ओके, सो एम्प्लॉयर विल पे टू द एम्प्लॉय, मैं आपको पे करूंगा। राइट, तो मैं जब आपको पे करूंगा तब मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करना है, मुझे आपका टीडीएस डिडक्ट करना है। राइट, सो एग्जांपल, मैं आपका पेयर हूं, या मुझे कहा जाता है बेटा डिडक्टर। डिडक्टर, पेयर या डिडक्टर। जब सैलरी पेई को डिडक्ट करेगा, पेई, या फिर इसे बोला जाता है डिडक्टी, पे या डिडक्टी। ओके, सो जब ये सैलरी मैं आपको पे करता हूं, लेट्स से 1 लाख रुपए की सैलरी मैं आपको पे कर रहा हूं मंथली, तो मुझे इसके ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट करना है, काटना है। ओके, तो एग्जांपल, मैंने आपका टीडीएस काटा, टीडीएस डिडक्टेड 10,000। ओके, सो आपको कितना मिलेगा बेटा? सिर्फ 90,000 मिलेगा, विल गेट 90,000। तो 10,000 मैं काट लूंगा, और ये 10,000 काट के मैं किसे भर दूंगा? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को। ये मेरी जेब में रहेगा क्या बेटा पैसा? नहीं, ये किसको भर दूंगा मैं? गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट को जब मैं पैसा भरूंगा, ये पैसा आपके नाम पे भरा जाएगा। यू पीपल आर एम्प्लॉय, तो ऐसा माना जाएगा कि ये टैक्स सिर्फ क्या, आई एम द मीडिएटर, ऐसा माना जाएगा कि ये टैक्स आप ही ने भरा है। बस आपने क्या किया, आपका वो टैक्स मैंने डिडक्ट किया या आपने मुझे दिया और मैंने गवर्नमेंट को भरा। थर्ड पार्टी ने भरा है टैक्स, बाकी टैक्स आपके नाम पे जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब मान के चलो आपका नाम है मिस्टर राज, तो ये जो पैसा जाएगा, जो मैं 10,000 रुपए भरूंगा, ये किसके अकाउंट में जाएगा? टू द गवर्नमेंट इन अकाउंट ऑफ मिस्टर राज। राज के अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट होगा। देखिए, ओके, बस आप टैक्स ना भरते हुए, टैक्स को कौन भर रहा है? मैं भर रहा हूं, डिडक्टर भर रहा है। राइट, ऐसा क्यों किया सर? तो इस चैप्टर के नाम में है बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब क्या कि जैसे ही इनकम का सोर्स जनरेट हो जाए, देखो यहां पे इनकम का सोर्स जनरेट हो रहा है, जैसे मैं आपको पैसा पे कर रहा हूं, इनकम का सोर्स जनरेट हो रहा है, तो जैसे ही इनकम का सोर्स जनरेट हो जाता है, गवर्नमेंट बोलता है कि आप उसके ऊपर टैक्स काट लो। क्या पता मिस्टर राज के हाथ में सैलरी जाने के बाद वो टैक्स भरे ना भरे, या कुछ और प्लानिंग करे हो। राइट, तो गवर्नमेंट बोलता है वो जो करेगा आगे, वहां तक हम वेट नहीं करना चाहते। एम्प्लॉयर आशीष, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका टीडीएस काटो और गवर्नमेंट को भर दो।
आप उसका टीडीएस काटो और गवर्नमेंट को भरो, राइट। हमेशा याद रखना, ये फंडा हमेशा याद रखना जो मैं अभी बता रहा हूं, टीडीएस उनका कटता है जिसकी इनकम होती है। टीडीएस किसका कटता है बेटा? जिसकी इनकम होती है। ऑफ कोर्स मुझे बताओ, टैक्स कौन भरेगा? जिसकी इनकम होगी, राइट। तो इसीलिए टीडीएस उनका काटा जाएगा जिसकी इनकम होगी, राइट। तो यहां इनकम किसकी बताओ? यहां इनकम है पे की, डिडक्टी की या मिस्टर राज की, इसकी इनकम, तो इसका टैक्स काटा जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? डिडक्टी का ही या पे का ही हमेशा टैक्स काटा जाएगा। ऑफ कोर्स जिसकी इनकम उसका टैक्स काटा जाएगा, राइट। ये बात कभी भी पूरे सेक्शंस में, यहां बहुत सारे सेक्शन दिए कि कौन डिडक्टर होगा, कौन डिडक्टी होगा, कौन, हमेशा हमेशा ये दिया रहेगा आपको कि कौन टीडीएस काटेगा और किसका काटेगा। तो एक आध बार कंफ्यूज हुआ तो हमेशा याद रखना, टीडीएस उसी का कटेगा जिसकी इनकम होती। तो यहां इनकम किसके? डिडक्टी, तो उसका टीडीएस हमने काट लिया। ओके ग्रेट, समझ में आ गया, इतना पार्ट समझ में आ गया। अब ये टीडीएस कौन से रेट से काटना, ये 10,000 मैंने लिख दिया, तो हाइपोथेटिकल फिगर। अब ये कौन से रेट से काटना वो सब हम देखेंगे, राइट। और फिर गवर्नमेंट ने ऐसे लिमिट भी दिए कि अगर इतने अमाउंट से नीचे अगर पेमेंट कर रहे हो आप, फलाने अमाउंट से नीचे अगर आपका पेमेंट, आप पेमेंट कर रहे हो डिडक्टर डिडक्टी को, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। ऐसे भी बहुत जगह बोला, तो देखेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन चैप्टर 15 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, चल देख, पहला सेक्शन है सेक्शन 192 और ये है सैलरी के बारे में। ओके, बहुत सिंपल सिंपल चीजें रहेंगी बेटा। अगर आपको पहले 2-3 सेक्शन समझ में आ गए तो फिर वैसे ही सब चलेगा, इसलिए पहले 2-3 सेक्शन पे आप बहुत गौर से ध्यान दो। एक एक पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं वो ये 2-3 लेक्चर्स में आप ध्यान से सुनो। अगर ये 1-2 सेक्शंस और लेक्चर आपके समझ में आ गए तो फिर ये चैप्टर आपके लिए केकवॉक बन गया, कुछ भी नहीं है फिर बाकी जा। ओके चल लेट्स स्टार्ट। देखो क्या बोलता है, देखो लेट्स सी। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टैक्स, कौन से ऐसे पर्सन से जो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स सैलरी में, अब भी बताया आपको, ऑल एम्प्लॉयर्स। देखो ना टैक्स कौन काट रहा है यहां पे, टैक्स कौन काट रहा है बेटा? एम्प्लॉयर, पेयर है ना। ये कौन है? डिडक्टर कौन रहेगा? एम्प्लॉयर, क्योंकि वो पैसा पे कर रहा है। जो पैसा पे करता है वो टैक्स काटता है, और किसका काटेगा? जिसकी इनकम। मैं पे कर रहा हूं तो मैं टैक्स काटूंगा, जिसकी इनकम है उसका टैक्स। ओके, तो देखो, all the assessees who are employer are responsible to deduct the tax. Simple, right? All the assessees who are employer, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो एम्प्लॉयर नॉन रेसिडेंट। एग्जाम्पल जैसे मान के चलो कोई एक बैंक है, कौन सी, कोई भी बैंक ले लो, धर्मपेट महिला, हमारे इधर एक कोऑपरेटिव बैंक है धर्मपेट महिला है, नाम है धर्मपेट महिला, सब पुरुष काम करते है ना। एनीवेज जोक था। तो ये धर्मपेट महिला जो बैंक है, इनको मान के चलो एग्जांपल एम्प्लॉयर, उनके एम्प्लॉय का टीडीएस काटना है, राइट। या एसबीआई ले लो, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी, दीज आर रेसिडेंट। मतलब वो जो एम्प्लॉयर पर्सन है, दैट एम्प्लॉयर पर्सन इज रेसिडेंट, वो मैनेजर जो आपको सैलरी देगा एम्प्लॉयर, तो वो रेसिडेंट पर्सन है। या चाहे आप कोई यूएस के बैंक में हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सॉरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज एग्जांपल, सो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में हो, तो उसका एम्प्लॉयर, उसके एम्प्लॉयर को भी लाइबिलिटी है कि वो आपका टीडीएस काटे। तो चाहे वो रेसिडेंट एम्प्लॉयर हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉयर हो, कोई भी हो, उसको आपका टीडीएस काटना पड़ेगा। दैट्स इट, खत्म। ओके ग्रेट। फिर देखो कौन से रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा? रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। वेरी सिंपल, देखो रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स वुड बी एवरेज रेट ऑफ सैलरी। सर इसका मतलब क्या? तो उन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने बोला कि कोई एम्प्लॉयर की सैलरी है, सैलरी लेट्स से एग्जांपल एग्जैक्ट 5 लाख रुपीज पर ईयर, 5 लाख रुपए पर ईयर सैलरी। तो आप क्या करो, ये 5 लाख पे टैक्स निकालो। तो कितना आता है 5 लाख पे टैक्स? आप सबको मालूम है कितना आता है बेटा? 5 लाख माइनस 2.5 लाख, अज्यूम करते कोई डिडक्शन नहीं, तो 5 लाख माइनस 2.5 लाख मतलब कितना आ गया बेटा? 2.5 लाख। 2.5 लाख पे 5% मतलब 12,000
500, इतना टैक्स आता है उसका 12,500। अब आप सीधा काम करो कि ये 12,500 को 12 महीने में डिवाइड करो। सो टैक्स डिडक्टेड एवरी मंथ। एम्प्लॉयर क्या करेगा, हर मंथ में जब आपको 5 लाख पर ईयर सैलरी है तो देखो 5 लाख डिवाइडेड बाय 12, सैलरी कितनी है आपकी 41,666 रुपीज पर मंथ की सैलरी, राइट। इतनी सैलरी देता है एम्प्लॉयर आपको। अब कितना डिडक्ट करेगा देखो, 12,500 ईयरली टैक्स आया। सो 12,500 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1041.6 जो भी है, राइट। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर 41,666 माइनस 1041 इतनी सैलरी आपको दे देगा। 41,666 माइनस 1041, तो एम्प्लॉयर आपको कितनी सैलरी देगा 40,625। और ये जो 1041 डिडक्ट किया ये कहां जाएगा बेटा, गवर्नमेंट के पास, आपके नाम पे, है ना। तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, जस्ट आपका टैक्स काट लिया और उसको गवर्नमेंट के पास भर दिया। सिंपल ऐसा, राइट। चलो लिख लो। चलो लिखो फटाफट। ओके चल ग्रेट। देन देखो अभी क्या लिखता है, रेट ऑफ डिडक्शन क्या देखो, एवरेज इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन द फोर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, पार्ट 3 शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट, इन विच द पेमेंट इज मेड on the estimated income of the assessee under the head salary। सिंपल। तो सैलरी हेड में जो करंट रेट चालू होगा, जैसा अभी 5%, 10%, 5%, 20% और 30% ऐसा रेट है फोर्स में, तो ये रेट से आप टीडीएस काट लो और गवर्नमेंट को भर दो। सिंपल, राइट। द एम्प्लॉयर शॉल फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय और कंप्यूटिंग द टैक्स डिडक्टिबल obtained from the assessee the evidence of the proof of particulars of the claim under the provision of the act and in the form and manner as may be prescribed। अब देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने बोला देखो मेरी सैलरी है कितना 55 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज पर ईयर मेरी सैलरी, राइट, पर ईयर। अब एम्प्लॉय बोलता है कि मेरे कुछ डिडक्शन है इसमें, है ना, डिडक्शन 80C हमने देखा, 80C डिडक्शन है, क्या है LIC, कितने रुपए की है 1 लाख रुपए। तो अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयर क्या करेगा बेटा, ये टैक्स कैलकुलेट करेगा 4 लाख पे, जो भी टैक्स आएगा 4 लाख पे टैक्स कितना था देखो, 4 लाख माइनस 2,50,000 इज इक्वल टू इंटू 5%, मतलब ये आएगा 7,500 प्लस सेस है, एजुकेशन सेस प्लस 3%, ऊपर नहीं किया था हमने, वो भी करना पड़ेगा, 225 प्लस 7,500, मतलब ये आया बेटा आपका 7,725, राइट। अब इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, डिवाइडेड बाय 12, अब इतना टीडीएस काटा जाएगा 643.75 पर मंथ काटा जाएगा। ओके, अब यहां क्या बोला है कि ये 1 लाख रुपए की जो एम्प्लॉय ने आपको बताया कि ये मेरी सैलरी है, एम्प्लॉय ने आपको बताया कि ये मेरी क्या है, डिडक्शन से, सैलरी नहीं सॉरी, डिडक्शन से 80C में LIC। तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय से इसका प्रूफ मांगना पड़ेगा कि भाई आप बोलते रहो कि 1 लाख रुपए आपने LIC में भरा है, बट उसका कुछ प्रूफ हमें दो। तो प्रूफ के आधार पे फिर हम इसको डिडक्शन ले लेंगे और उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे और टैक्स कैलकुलेट करके फिर डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, एज सिंपल एज दैट, राइट। लेकिन उसका क्या लगेगा, आपको प्रूफ लगेगा, प्रूफ, बिना प्रूफ का नहीं चलेगा। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब क्या, टीडीएस कब तक नहीं काटना है। तो उन्होंने बोला कि आपकी इनकम
आपकी इनकम अगर बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट से नीचे, तो फिर कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अगर आपकी सैलरी में सिर्फ 2 लाख रुपए दे रहा हूं, अरे तो वैसे ही उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता ना, क्यों टीडीएस काटे भाई? तो कोई टीडीएस मत काटो। इफ योर इनकम इज बिलो, इफ योर सैलरी इज बिलो बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट लाइक 2,50,000 या 3 लाख या 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन द एसएससी, उनके बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट से नीचे है तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं। तो वही बोला, देखो बेसिक एग्जिम्पशन इज अवेलेबल टू द एसएससी, ऑफ कोर्स तब तक टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। मतलब आपकी सैलरी है 2,40,000 रुपए साल की, 20,000 रुपए पर मंथ, शुड आई रिक्वायर टू डिडक्ट द टीडीएस? नो, ऑफ कोर्स नॉट, राइट? ग्रेट। देन टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, टीडीएस कब काटना है? देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहां पे लिखा है टीडीएस, 2 पॉइंट्स आएंगे इसमें, टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और कुछ सेंटेंस अब आगे के सेक्शन में मिलेंगे आपको, टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट whichever is early, whichever is early। अबे क्या है, देखो सुनो, पहले तो अपन सैलरी की बात कर रहे, मतलब सैलरी के केस में सिर्फ ये बात है ना, फिर मैं वो भी समझाता हूं आपको। सैलरी के केस में क्या है, क्रेडिट और पेमेंट सॉरी, सैलरी के केस में क्या है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट विचेवर पेमेंट, राइट, विचेवर इज अर्लियर, नहीं सॉरी चलो देखो क्या है इसका मतलब, क्या देखो, एक एम्प्लॉयर है, मान के चलो ये एम्प्लॉयर है मिस्टर मुखर्जी। अब ये मुखर्जी के पास एक एम्प्लॉय भी है जिसका नाम है एम्प्लॉय मिस्टर सोनी। सोनी इज एम्प्लॉय अंडर मिस्टर मुखर्जी। अब ये मिस्टर मुखर्जी की एक फैक्ट्री है, ये आपका ईयर है अप्रैल टू मार्च। इसके पास एक फैक्ट्री है, किसके पास, मुखर्जी के पास। अब क्या हुआ कि पहले मंथ में, यहां से चालू किया अप्रैल में, पहले मंथ में लॉस आ गया, तो मिस्टर मुखर्जी ने बोला कि देखो यार सोनी, इस मंथ में लॉस आ गया, सैलरी मैं अगले मंथ में करूंगा। सोनी बोला ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे दोस्त थे दोनों, अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आ गए, तो सोनी ने बोला ओके ओके मुखर्जी साहब चलो चलेगा। फिर मई महीने में फिर से लॉस आ गया, फिर मुखर्जी ने सोनी को बोला कि यार देख इस महीने में भी लॉस है, तू देख सकता है, फिक्स खर्चे ही नहीं निकल रहे, सैलरी अगले महीने में करता हूं। ओके, जून महीने में भी सेम सिचुएशन हुई, लॉस आ गया, 3 महीने कंटिन्यूअस लॉस हो गया और मुखर्जी ने सोनी को सैलरी नहीं किया। ओके, उसकी सैलरी थी, लेट्स से अपन वही एग्जांपल लेते 5 लाख रुपए पर ईयर। ओके, तो जिसके ऊपर टीडीएस कितना काटना चाहिए था हमने निकाल के रखा था, इट्स एग्जांपल 1041 टीडीएस काटना चाहिए, तो वो नहीं काटा, है ना। क्यों नहीं काटा बेटा अपन ने, क्योंकि हमने सैलरी का पेमेंट ही नहीं किया। अब क्या हुआ, जुलाई महीने में इनको बहुत सारा प्रॉफिट हो गया मिस्टर मुखर्जी को, तो ईमानदारी से मिस्टर मुखर्जी ने क्या किया कि ये 3 महीने की सैलरी प्लस जुलाई महीने की सैलरी एक साथ कितनी सैलरी आई थी आपकी, देखो 41,666 इंटू 4, ये 4 महीने की सैलरी सोनी को पे कर दिया, 1,66,664, इतनी सैलरी पे कर, किसको, सोनी। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है बेटा कि ये जो सैलरी आपने पे की, ये सैलरी पे करने से पहले आपको क्या काटना पड़ेगा, टीडीएस, और वो कितने महीने का काटना पड़ेगा, वो 4 महीने का काटना पड़ेगा। तो 1 महीने का हमारा टीडीएस है बेटा 1041, तो 4 महीने का टीडीएस कितना आएगा, देखो 1041 इंटू 4, मतलब ये सैलरी में से टीडीएस
ये 4 मंथ्स की सैलरी, इसमें से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 4164। सो नेट पेमेंट मेड टू सोनी, सोनी को कितना जाएगा देखो, सोनी को जाएगा 1,62,500, राइट। ये सैलरी जाएगी सोनी को, सैलरी टू सोनी। और ये जो टीडीएस है, ये टीडीएस किसको चले जाएगा, गवर्नमेंट, इन क्रेडिट ऑफ मिस्टर सोनी के क्रेडिट में ये टीडीएस डिपॉजिट। इतना सिंपल रहता है। ओके, गेटिंग द पॉइंट। ये हो गया एट द टाइम ऑफ पेमेंट। टीडीएस सैलरी के केस में कब काटना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, राइट। अब कुछ केस में क्या रहता है बेटा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अभी अपन देखेंगे वो सेक्शन, तो इसमें भी क्या है मैं अभी बता दूं आपको, ये ध्यान से सुन लो, क्योंकि हर सेक्शन में वो आने वाला, बार बार अपन उसको रिपीट नहीं करेंगे फिर, राइट। तो क्रेडिट और पेमेंट मतलब क्या है, सुनो। अब मान के चलो 2 मिनट के लिए सैलरी का एग्जांपल लेते हैं कि सैलरी में देखो, नॉर्मली लॉ में तो लिखा है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट, राइट। बट अपन एग्जांपल के लिए, समझने के लिए ऐसा ले रहे, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऐसा होता तो क्या हो, राइट। तो देखो, ये अप्रैल टू मार्च, अगर ये लॉ होता कि सैलरी पे टीडीएस काटना चाहिए एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये अगर लॉ होता तो क्या होता, देखो, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो देखो, मान के चलो कि ये अप्रैल मंथ में लॉस आ गया सोनी को, तो ये सॉरी मुखर्जी को, तो ये लॉस में उसने सैलरी पे नहीं किया, फिर ये मई में भी नहीं किया, और फिर ये जून में भी नहीं किया। लेकिन देखो, सैलरी यहां ड्यू तो हो गई ना भाई, हर महीने में ड्यू हो गई सैलरी, हर महीने में सैलरी ड्यू हो गई, 3 महीने में सैलरी ड्यू तो होगी, ओके। तो गवर्नमेंट क्या कहता है बेटा, अगर सैलरी ड्यू होती है, देखो ड्यू होना मतलब क्या, आपने एंट्री पास किया, क्या एंट्री पास किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सोनी अकाउंट, सोनी को पेएबल है, सोनी क्रेडिटर होगी, ये मंथ अप्रैल मंथ की एंट्री होगी। सिमिलर आप मई मंथ की भी एंट्री पास करोगे और सेम एंट्री आप जून महीने की भी पास करोगे, बराबर। तो देखो, आपने पैसा पे नहीं किया, पेएबल में दिखा आपको, आपने सोनी को पैसा तो पे नहीं किया, लेकिन उसको क्रेडिट तो कर दिया ना। सो बुक्स में क्रेडिट करो या पेमेंट करो, विच एवर इज अर्लियर, वो बेसिस पे टीडीएस काटना। तो भले क्यों ना आपने अप्रैल महीने में सैलरी पे नहीं की, भले क्यों ना आपने अप्रैल महीने में सैलरी पे नहीं की, आपको टीडीएस गवर्नमेंट के पास भर देना है। मतलब 1041 ये टीडीएस एम्प्लॉयर को अप्रैल महीने का गवर्नमेंट के पास भर देना पड़ेगा। दो यू हैड नॉट डिडक्टेड, आपने देखो अभी तो यहां पे क्रेडिट हुआ है ना बेटा, पेमेंट तो किया ही नहीं आपने, पेमेंट किया है क्या, ऑफकोर्स नॉट, पेमेंट नहीं किया। बट क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है, तो क्या अर्लियर है, क्रेडिट तो करके रखा बुक्स में, तो क्रेडिट किया तो आपको उसका टीडीएस काट के गवर्नमेंट के पास भरना पड़ेगा। आपके समझ में आया बेटा। तो ये अभी कुछ सिचुएशन में ऐसे भी आएगा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हालांकि 90% केसेस में ऐसे ही है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वो बेसिस पे टीडीएस काटना। ओनली इन फ्यू केसेस देयर इज टीडीएस टू बी डिडक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, उसमें से एक था सैलरी, राइट। तो आपको टीडीएस कैसे काटना है, सैलरी में ऑन पेमेंट बेसिस, जब पे करोगे तब टीडीएस काट के गवर्नमेंट को भरना। बट अभी देखेंगे अपन फ्यू केसेस में क्या है फिर आगे, टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड ऑन क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बेसिस। समझ में आ गया दोनों। तो आप गवर्नमेंट को, अब एम्प्लॉयर को अपनी जेब से ये पैसा भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, किसके क्रेडिट में, एम्प्लॉई के क्रेडिट में, अगर ऐसा होता तो देखो एट द टाइम, यहां क्या है लेकिन, एट द टाइम ऑफ पेमेंट दैट इज एज एंड व्हेन सैलरी इज पेड। तो हमने पूरे 4 महीने की सैलरी जुलाई में पे की थी, तो जुलाई में हम उसका टीडीएस काट के भर देंगे। ओके ग्रेट। देन अब ये 3 पॉइंट है, देखो टाइम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस है ना, जैसे कि हमने देखा अभी कि आपको टीडीएस गवर्नमेंट के पास भरना तो है, लेकिन कब तक भरना है तो वो हमें देखना है, टाइम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस में। देन
क्वार्टरली स्टेटमेंट्स ये भी क्या होते हैं देखना, और सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस ये भी बताऊं। ओके, सो इसके लिए आप चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट में आ जाओ। देखो लास्ट वाले पार्ट में आ जाओ, यहां पे आपको दिया है सेक्शन 192(1)(a), निकालो, चलो फटाफट निकालो। निकाल लिया, ग्रेट। अब देखो टेबल ए क्या बोलता है, देखो ड्यू डेट फॉर द डिपॉजिट ऑफ टीडीएस और अमाउंट। आपने जो टीडीएस काटा, जो टीडीएस आपने काटा वो कब तक गवर्नमेंट को भरना है, कब तक भरना है गवर्नमेंट को, राइट। तो देखो ड्यू डेट मतलब आपने काट तो लिया आप टीडीएस, वो टीडीएस आप जैसे आपने सैलरी पे किया, सैलरी पे करते समय आपके पास 1041 का टीडीएस काट लिया आपने, अब वो गवर्नमेंट को भरना है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपने जिस महीने में वो टीडीएस काटा, जैसे ये अप्रैल टू मार्च, तो आपने टीडीएस काटा अप्रैल महीने में, तो इसको आप नेक्स्ट मंथ के 7th डे तक गवर्नमेंट के पास भर दो, मतलब 7th मई तक गवर्नमेंट के पास इसको भर दो। आप जिस महीने में काटा उसके नेक्स्ट मंथ के 7 दिन तक, 7th डे तक आप भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, राइट। 7 दिन तक। मई महीने का टीडीएस है तो 7 जून तक भरो, जुलाई का है तो 7 अगस्त तक भरो, अगस्त का है तो 7 सितंबर तक भरो, एंड सो ऑन। लेकिन मार्च के लिए उन्होंने डेट दी बेटा 30th अप्रैल, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल होने में टाइम लगता है। तो मार्च का जो टीडीएस है वो आप 7 अप्रैल नहीं 30 अप्रैल तक आपके पास समय, तब तक आप भरो। ओके, तो देखो अब पढ़, उससे पहले और 1-2 पॉइंट है वो देखते। देखो डिडक्टर कौन है, अच्छा टीडीएस डिपॉजिट किसे करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स डिडक्टर को, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट के पास भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, राइट। तो देखो डिडक्टर मतलब आशीष है यहां पे। कैसे देखो, गवर्नमेंट अगर डिडक्टर है मतलब आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, है ना, यू आर द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, देन टैक्स पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चालान। अभी क्या होता है, दिस इज जस्ट अ बुक एंट्री, मतलब एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को रेवेन्यू डिपार्टमेंट का टीडीएस काटना है ना। तो ये आप अपने आप में हो तो ये बुक एंट्री पास करते, तो इसलिए बोला विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान। तो फिर आपको टीडीएस सेम डे डिपॉजिट करना है, ड्यू डेट क्या है उसकी, सेम डे। अगर टैक्स पेड और अकंपनीड बाय इनकम टैक्स चालान, तो देखो 7th डे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, सेम है, ऊपर वाला कुछ खास काम का नहीं, पूछता भी नहीं है कभी। लेकिन बाकी केस में है ना, जैसा बताया आपको, टैक्स पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चालान है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन होते, तो सेम डे। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, जैसा है आप किसके एम्प्लॉय हो, इंडियन ऑयल के, राइट, इंडियन ऑयल इज गवर्नमेंट कंपनी, तो उनको आपका टीडीएस काटना है सैलरी पे और नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक डिपॉजिट करना है, राइट। ये हो गया गवर्नमेंट। अब प्राइवेट आप एडी क्लासेस के एम्प्लॉय हो, एडी क्लासेस के, तो एडी क्लासेस को भी आपका टीडीएस काटना है और कब तक भरना है गवर्नमेंट को, नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख, प्रोवाइडेड आपकी सैलरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है। ऑफ कोर्स आप एडी क्लासेस में आएंगे तो आपको 2.5 लाख से ऊपर ही सैलरी मिलने वाली, मिनिमम स्टार्टिंग है हमारे यहाँ 6 लाख से, ऑफ कोर्स, राइट। तो देखो, तो एनी अदर पर्सन मतलब अदर देन गवर्नमेंट, डिडक्शन मेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू फेब्रुवरी, 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ और एंड ऑफ द मंथ, 7 डेट फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। और अगर मार्च महीने का है तो देखो 30 अप्रैल, अभी बताया मार्च महीने का 30 अप्रैल, वेरी सिंपल। ओके, देन ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली रिटर्न्स। अब देखो, अब ये जो टीडीएस काटा डिडक्टर ने क्या काट लिया बेटा, टीडीएस काट ली, टीडीएस डिडक्टर ने टीडीएस डिडक्ट किया, राइट। अब ये टीडीएस डिडक्ट करके ये डिपॉजिट भी कर दिया गवर्नमेंट के पास, एंड
deposited to government को डिपॉजिट पे ना व्हाट ऐसे कि ये जो आपने डिपॉजिट किया, गवर्नमेंट को टीडीएस डिपॉजिट किया है, आपको हर 3 महीने में इसका रिटर्न भरना पड़ेगा। मतलब कैसे, इसको भरना पड़ेगा, डिडक्टर हैज टू फाइल रिटर्न क्वार्टरली, है ना, ये कब फाइल करना, क्वार्टरली। तो उनमें क्या देना पड़ेगा आपको, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने में आपने कितनी सैलरी दी, सैलरी कितनी क्रेडिट की, और वो सैलरी पे कितना टीडीएस काटा, हर महीने कितना टीडीएस काटा, है ना, टीडीएस डिडक्टेड, ये दोनों की डिटेल आपको देना पड़ेगा। और किसे रिटर्न भरना पड़ेगा, डिडक्टर को ही भरना पड़ेगा, जो टीडीएस काटेगा उसे रिटर्न भरना, उसे ही रिटर्न भरना। तो टीडीएस भी काटना है आपको और रिटर्न भी भरना है। कब भरना है, क्वार्टरली डिडक्टर। देखो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कुछ नहीं, आपका बस टैक्स काट लिया हमने, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम टैक्स भी भरे और आपका रिटर्न भी भरे, राइट, क्वार्टरली भरना है। तो अप्रैल में जून का रिटर्न कब तक जाएगा बेटा, नेक्स्ट मंथ के 31 डे तक, मतलब 31 जुलाई तक। देखो दोनों अलग अलग चीजें बेटा, टैक्स डिडक्ट करके भरना है मंथली, डिडक्ट करके मंथली भरना है, नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को गवर्नमेंट को भरना है। और क्वार्टर खत्म हो गया, अप्रैल मई जून, ये क्वार्टर खत्म हो गया। अब ये तीनों क्वार्टर का कंसोलिडेटेड रिटर्न भरना कि कितनी सैलरी दी और कितना टीडीएस काटा, सैलरी के केस में नहीं, ये सभी केस में, ओके। तो ये कितना है, 31 जुलाई, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्वार्टर खत्म होगा, इसका रिटर्न जाएगा आपका 31 अक्टूबर को, नेक्स्ट मंथ के 31 डे। देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका रिटर्न जाएगा आपका 31 जनवरी। और लास्ट क्वार्टर जो है जनवरी, फरवरी और मार्च, ये क्वार्टर का रिटर्न कब तक जाएगा, अरे इसका भरने का डेट ही, ड्यू डेट, टीडीएस भरने का ड्यू डेट ही 30 अप्रैल है। तो मार्च के बाद 31 तारीख, 30 अप्रैल, 30 दिन 30 अप्रैल आ रहे, बट उस दिन तो भरने तक ही डेट है, तो फिर इसलिए इसकी डेट एक्सटेंड किया है 31 मई, ओके। तो ये 4 ड्यू डेट है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई। तो देख क्वार्टर एंडिंग, आपका क्वार्टर अगर 30 जून को एंड हो रहा है तो आपको स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना है 31 जुलाई, 30 सितंबर को एंड हो रहा है 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर को, और मार्च तो 31st डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिडक्शन इज मेड। ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया ना मार्च में, अब उसके बाद का जो फाइनेंशियल ईयर है वहां के 31 मई तक आपको करना है, ओके। समझ में आया, बहुत ही सिंपल रहता है। और अगर फिर उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना है आपको तो वो भी कर सकते हो, तो उन्होंने दिया, देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट, प्रोवाइडेड दैट, गलती कर दिया कुछ रिटर्न भरने में, है ना। ये क्वार्टरली स्टेटमेंट मतलब क्या है, इसको टीडीएस रिटर्न भी बोलते हैं, टीडीएस रिटर्न, राइट। और ये टीडीएस रिटर्न के फॉर्म होते, देखो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, सैलरी का टीडीएस है, तो जैसे मैंने आपका टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को भरा, उसका रिटर्न भरूंगा मैं, तो वो सैलरी का रिटर्न जो रहता है, टीडीएस रिटर्न या क्वार्टरली स्टेटमेंट, वो रहता है इन फॉर्म नंबर 24Q में, उसका नाम है 24Q। और अगर अदर देन सैलरी, अभी बहुत सारे सेक्शन देखेंगे अपन, अदर देन सैलरी है तो टीडीएस का रिटर्न रहेगा, ये इसे क्वार्टरली स्टेटमेंट बोलेंगे अपन 26Q में, ओके, 26Q में, सिंपल 24Q एंड सैलरी का रिटर्न टीडीएस का कहां जाएगा, 24Q फॉर्म नंबर, और ये है 26Q, राइट। तो ये हो गया आपका टेबल बी। टेबल ए में आपको टीडीएस कब भरना है ना, लिख लो, डिडक्ट किया हुआ टीडीएस
गवर्नमेंट को कितने दिन तक भरना है। अब नई टाइम पे भरा तो इंटरेस्ट वगैरह वो आगे देखेंगे आप। और ये क्या है, टीडीएस रिटर्न कब तक फाइल करना है, राइट। यू कैन से क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न, क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न कब तक फाइल करना है, राइट। और फिर उसको रेक्टिफाई कर सकते, देखो, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन में डिलीवर द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी अ करेक्शन स्टेटमेंट फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक टू ऐड, डिलीट और अपडेट द इंफॉर्मेशन, राइट। जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, गलती हो गई, राइट। और अब देखो, अब मैंने आपका टीडीएस काटा, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने आपका टीडीएस काटा? कोई प्रूफ है क्या आपके पास? अब मैं बोलूंगा आपको, जाओ, मैंने टीडीएस काटा ही नहीं आपका, मैं भरूंगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला, देखो कि जो सामने वाली पार्टी है, मतलब एम्प्लॉय है या फिर और भी बाकी सेक्शन में जो पार्टी है, मतलब डिडक्टी या पेई जिनका मैंने टीडीएस काटा है, उनको मुझे एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट में मुझे देना पड़ेगा कि मैंने आपका ईयरली या क्वार्टरली इतना टीडीएस काटा है और ये उसका सर्टिफिकेट है, ऐसा सर्टिफिकेट मुझे उनको देना पड़ेगा, राइट। तो अगर सैलरी रहा, सैलरी एम्प्लॉय रहा, मतलब जैसा मैं और आप, वी आर सैलरीड एम्प्लॉय, आप सॉरी, यू आर सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ माइन, तो मैं जो टीडीएस काटूंगा उसका आपको एक फॉर्म नंबर 16 दूंगा। आपने सुना होगा, आपके घर में मम्मी पापा जॉब में होंगे, फॉर्म नंबर 16 मिला क्या, तो वो किससे मिलता है? एम्प्लॉयर से मिलता है। एम्प्लॉयर बताता है कि आपकी सैलरी इतनी और उसके ऊपर मैंने इतना टीडीएस काटा, सो दैट फॉर्म नंबर 16। और वो एम्प्लॉयर कब देता है? एन्युअली देता है, ईयर खत्म होने के बाद, ईयर खत्म होने के बाद। और बाय 15th of the May of the financial year immediately following the financial year in which income tax was paid or deducted, right? फॉर्म नंबर 16। और इसके अलावा अगर कोई जो भी सेक्शंस रहेंगे हमारे, हम देखेंगे अब इतने सारे सेक्शन, उसमें रहता है 16A, 16A, और ये आपको क्वार्टरली देना पड़ता है, क्वार्टरली, राइट। इसकी डेट आप चेंज कर दो दोनों की, 15th नहीं, ये 31st हो गया, 31st, ओके। तो इसमें क्या रहता है? 16A, और वो क्वार्टरली। सिर्फ सैलरी के केस में फॉर्म नंबर 16 देना पड़ेगा एम्प्लॉई को। कौन किसको देगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा कि मैंने तेरा इतना टीडीएस काटा है। और 16A कौन किसको देगा? अगेन जो टीडीएस काटेगा वो जिसका टीडीएस काटा है उसको देगा कि भाई देख मैंने तेरा इतना टीडीएस काटा। लेकिन 16A का कब दिया जाएगा? क्वार्टरली। और 16 कब दिया जाएगा? एन्युअली। 16 नंबर एन्युअल। आपके पापा मम्मी को पूछो, उनको साल में एक बार 16 मिलता है, बाकी सेक्शंस में 16। ओके, ये दो कुछ खास काम के नहीं, बाद में देखेंगे जब टाइम आएगा। ओके, समझ में आ गए तीनों? चलो एक बार आप रीड करो ये तीनों, 2 मिनट लेक्चर को पॉज करो और ये रीड करो तीनों। अभी के भी रीड करना है। ओके, देखो ड्यू डेट हो गया, कौन से दिन डिपॉजिट करना है वो हो गया, और फॉर्म्स हो गए, राइट। अच्छा वापस आ जाओ। तो अब बहुत सिंपल हो गया, देखो वहां पे लिखा है सब। टाइम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, टेबल ए, टाइम कितना है? 7th डे, याद है आपको। फिर देखो क्वार्टरली स्टेटमेंट रिटर्न बताए 24Q है ना, 24Q सैलरी के केस में,
और टाइम लिमिट टेबल बी में दैट इज 31 जुलाई, पहले 31 जुलाई, हाँ पहले क्वार्टर की, फिर 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर एंड 31 मई। एंड सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस का सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16 में, और एक 12B फॉर्म रहता है जिसमें परक्यूजिट की डिटेल दी रहती है। 12B क्या डिटेल? परक्यूजिट, आपको कौन कौन सा परक्यूजिट मिला, लाइक रेंट फ्री एकोमोडेशन, मोटर कार, जो भी परक्यूजिट रहते वो कौन कौन से मिले, वो सब कब कहां दिए रहते? 12B। तो 16 नंबर के साथ एक 12BA का फॉर्म भी लगता है उसमें। ओके, वेरी सिंपल। देन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट और नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब ये क्या है? ये भी बहुत सिंपल है। देखो कि ये बहुत सारे सेक्शन में अब रिपीट होगा, तो अब क्या होता है, देखो पहले पढ़ लो। एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर 13 shall be made to AO. Certificate in prescribed form shall be issued by AO to the assessee. तो देखो क्या होता है, अब एम्प्लॉई क्या बोलता है? एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को बोलता है कि देखो आप है ना, तो मेरा टैक्स कम रेट से काटो, बट एम्प्लॉयर तैयार नहीं होता है, क्योंकि देखो उसको क्या करना है, उसको तो टैक्स काट के भरना है गवर्नमेंट, वो तैयार नहीं होता है। तो एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय एक एप्लीकेशन अपने असेसिंग ऑफिसर के पास करता है कि देखो मेरा है ना, तो इतना सैलरी है और इतना 80C का डिडक्शन है, और भी बहुत सारे डिडक्शन है मेरे, इसलिए एम्प्लॉयर मुझे बोल रहा है कि आपका 5,000 रुपए महीने का टैक्स काटेंगे, बट मेरा 5,000 रुपए महीने का टैक्स काटने की जरूरत ही नहीं है, वो आप 3,000 रुपए महीने का काटोगे तो भी हो जाएगा। ऐसा एम्प्लॉय एओ को क्या करता है बेटा? एप्लीकेशन कर, फिर एओ चेक करेगा कि हाँ ये बराबर बोल रहा है कि इसका टैक्स लोअर रेट से डिडक्ट होना चाहिए या कम डिडक्ट होना चाहिए, तो फिर वो एक सर्टिफिकेट देता है एओ, पूरा कैलकुलेशन करके एक सर्टिफिकेट देगा असेसी के पास, मतलब एम्प्लॉय के पास, कि आपका इतना इतना टैक्स, मतलब 3,000 रुपए जो आपने बोला वो टैक्स ही काटना चाहिए, आपका 5,000 रुपए टैक्स काटने की जरूरत नहीं। ऐसा एक सर्टिफिकेट देगा असेसिंग ऑफिसर, किसको देगा? एम्प्लॉय। और फिर एम्प्लॉय वो सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को दिखाएगा, देख भाई मैं तेरे को बोल रहा था कम रेट से टैक्स का, अब सुन ले, अब ये सर्टिफिकेट किसने दिया हुआ है? असेसिंग ऑफिसर ने दिया हुआ है, अब टैक्स कम रेट से काट। तो फिर एम्प्लॉयर आपका टैक्स अब कितने रुपए काटेगा बेटा? सिर्फ 3,000। तो वो वहां पे बोला एप्लीकेशन, लेकिन कौन से एम्प्लॉय कौन से फॉर्म में करेगा? इन द फॉर्म नंबर 13, फॉर्म नंबर 13 में एप्लीकेशन करेंगे। शॉल मेक टू एओ सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म शॉल बी इश्यूड बाय एओ टू द असेसी, और फिर एओ असेसी को वो सर्टिफिकेट दे देगा, और फिर असेसी अपने एम्प्लॉयर को देगा। सिंपल एज दैट, राइट? चलो देन सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ओके, ये क्या है पहले समझ लेते इसको। ओके, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये समझना पड़ेगा आपको, राइट? लेट्स से कि एक मिस्टर पार्थ, मिस्टर पार्थ, ये पार्थ 3 जगह एम्प्लॉयमेंट में, राइट? किस किस के पास है? तो देखो ये है ए लिमिटेड के पास एम्प्लॉयमेंट में, देन बी लिमिटेड के पास भी, और सी लिमिटेड के पास, 3 जगह एम्प्लॉयमेंट, मिस्टर पार्थ, मोर देन 1 एम्प्लॉयर। ओके, सो देखो मिस्टर ए क्या करता है, ए लिमिटेड क्या करता है, इसको सैलरी देता है 3 लाख की। काम करेंगे यार, टोटल के लिए भी एक कॉलम छोड़ दे, टोटल। ओके, सो 3 लाख की सैलरी ए लिमिटेड, फिर बी लिमिटेड दे रहा है 5 लाख की सैलरी, और सी लिमिटेड दे रहा है लेट से 8 लाख की सैलरी। टोटल सैलरी वो कमा रहा है 16 लाख। वेरी गुड, अच्छी बात है, और कमाओ हमें क्या एतराज है भाई, राइट? अब देखो क्या, अब मान के चलो कि ए लिमिटेड ये सैलरी पे टैक्स काटेगा, बी लिमिटेड ये सैलरी पे टीडीएस, और सी लिमिटेड 8 लाख पे। ओके, तो निकालो कितना टैक्स आता। देखो तो इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जाने के बाद टैक्स कितना आएगा? देखो 2,50,000, 2,50,000, और यहां भी 2,50,000। ग्रेट, कितना टैक्स आएगा? देखो तो इस पे आएगा 50,000 पे टैक्स, यहां आएगा 2.5 लाख पे टैक्स,
और यहां आएगा 5,50,000। ओके, फिर इस पे कितना आएगा, लेट्स से कितना परसेंट, 5%, 2,500। फिर इसमें रिबेट मिल जाएगा, रिबेट 87A का, तो ये 2,500 रुपीज पूरा डिडक्ट टैक्स आएगा। फिर ये 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से टैक्स आएगा 12,500, राइट। फिर 87A नील, कुछ नहीं आएगा, और ये पूरा 12,500 रुपए टैक्स आएगा। 5.5 लाख पे कितना आएगा, 50,000 पे 20%, मतलब वो गया 10,000, और ये 12.5 मतलब 22,500 रुपए, राइट। चल कैलकुलेट ही कर ले, 8,50,000 माइनस 5 लाख इंटू 20%, ये आ गया 70,000। गलत किया कुछ मैंने, 8 लाख माइनस 5 लाख इंटू 20%, कितना आ गया, 60,000 आ गया, 60,000, और ये 12,500 5% के हिसाब से, 20% के स्लैब में, तो टोटल आ गया 72,500, राइट। सो देखिए अब ये क्या करेगा, ये इसको डिवाइडेड बाय 12 करेगा, मतलब इसका टीडीएस तो 0 ही आने वाला है। फिर ये डिवाइडेड बाय 12 करके इसका टीडीएस 12,500, और इसका टीडीएस कितना आएगा, 72,500। सो टोटल आपका टीडीएस कितना कटेगा, देखो 72,500 प्लस 12,500 प्लस 0 कितना है, 85,000। तो 85,000 प्लस सेस वेस जो भी इतना टैक्स आए, राइट, और इतना टीडीएस काटना पड़े ना। अगर आप देखेंगे तो इसकी टोटल सैलरी कितनी आ गई बेटा, 16 लाख। अब अगर आप 16 लाख पे टैक्स निकालेंगे तो देखो कितना आता है, 16 लाख पे टैक्स निकालो, टैक्स कितना आएगा, तो 16 लाख माइनस 10 लाख, ये 30% के स्लैब में इंटू 30%, 1,80,000, राइट, और 10 लाख तक का 1,12,500, मतलब टोटल टैक्स आया बेटा 292, टोटल टैक्स 292,500 प्लस एजुकेशन सेस एंड ऑल, राइट। अब देखो अगर आप ये तीनों की सैलरी पे एक साथ टैक्स निकालेंगे तो इतना आ रहा है, मतलब टीडीएस कितना डिडक्ट होना चाहिए था, 292,500, जबकि डिडक्ट हो रहा है सिर्फ 85,000। ऐसा क्यों हो रहा है आपके समझ में आया, क्योंकि तीनों एम्प्लॉयर ने आपको बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट दे दी, तीनों एम्प्लॉयर ने दिया बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट, जो कि गलत है, गलत है ना। अरे एम्प्लॉय एक ही है और 3-3 बार बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट मिल रही है आपको, 3-3 बार बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट मिलने से आपका टैक्स कम आ गया। आपको तो टैक्स टोटल 16 लाख पे भरना है और वो इतना भरना है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला इन सबको अलग अलग टीडीएस तो सब अलग अलग काटेंगे, बट एम्प्लॉय ने क्या करना है बेटा कि कोई एक एम्प्लॉयर को चुनना है, कोई भी एक एम्प्लॉयर। तो लेट्स से हमने सी लिमिटेड को चुना और सी लिमिटेड को फिर ये ए लिमिटेड की सैलरी और बी लिमिटेड की सैलरी, ये दोनों के सैलरी की डिटेल देना, ओके। मतलब हम कितनी सैलरी की डिटेल देंगे सी लिमिटेड को, पूरे 16 लाख, यहां तक समझ में आया। हम उसको पूरी, हमें बाकी एम्प्लॉयर से भी कितनी सैलरी आती है वो बताएंगे, तो कितना है 16 टोटल। अब सी लिमिटेड क्या करेगा बेटा, सी लिमिटेड बोलेगा कि आप उन्होंने टीडीएस कितना काटा वो भी बता दो, तो उन्होंने कितना टीडीएस काटा, ए लिमिटेड अपना टीडीएस काटेगा 0, बी लिमिटेड अपना टीडीएस काटेगा 12,500, ये दोनों ने अपना अपना टीडीएस काट लिया। अब टोटल टैक्स कितना है देखो, टोटल टैक्स ये आया 292,500। इसमें से जो ए और बी लिमिटेड ने काट लिया टीडीएस उसको हम डिडक्ट कर लेंगे, मतलब 12,500 कितना है 292,500 माइनस 12,500, तो अब बचा 2,80,000। अब ये 2,80,000 का टीडीएस कौन काटेगा, सी लिमिटेड काटेगा। आया आपके समझ में। तो इसको सी लिमिटेड क्या करेगा, डिवाइडेड बाय 12, मतलब मंथली सी लिमिटेड विल डिडक्ट TDS
of rupees 23,333 from salary. तो एम्प्लॉयर मतलब सी लिमिटेड अब कितना काटेगा 23,333 जो बचा हुआ टीडीएस है, टोटल टैक्स निकालेगा तीनों के सैलरी पे, देखो ध्यान, तीनों के सैलरी पे पूरा टैक्स निकाल लेगा सी लिमिटेड, और फिर उसमें से जितना टैक्स ए लिमिटेड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी की भी, दोनों की, तो दोनों ने अपना अपना टैक्स काट लिया, और फिर बचा हुआ टैक्स अब पूरा कौन काटेगा, सी लिमिटेड, ऐसा वहां पे। ओके, सो आप आपके हिसाब से कोई भी एक एम्प्लॉयर को अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो और उतना टैक्स डिडक्ट करवा सकते हो। तो देखो, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर या मोर देन वन एम्प्लॉयर where the assessee is employed simultaneously under more than one employer, or where he has held successively employment under more than one employer, he may furnish one of the said employer as he, one of the said मतलब कोई भी एक को, as he may furnish to the one of the said employer, अरे डबल हो गया ये सेंटेंस, choose the details of salary due or received by him from another employer or employers, the TDS already deducted therefrom, and particulars of Form 12B, मतलब ये perquisite, and thereupon the employer shall taken into account the details furnished by particular for making the deduction. और बाकी एम्प्लॉयर से भी ये फॉर्म्स ले लेगा पूरे, कितना टीडीएस आपने काटा, और फिर बचा हुआ जो रहेगा ये पूरा का पूरा सी लिमिटेड काटे जिस एम्प्लॉयर को हमने चूज किया। देखो पढ़ो, अब समझ में आएगा। ऐसा है लॉजिक। अदरवाइज तो टीडीएस कम काटा जाएगा ना, टीडीएस कम काटा जाएगा, तो गवर्नमेंट बोलता है ऐसा नहीं चलेगा। ओके, देन inclusion of income or loss from other head, right? inclusion of income or loss from other head मतलब क्या, देखो तो आपकी ये सैलरी है 5 लाख रुपीस आपका एम्प्लॉयर देता है, और आपको मान के चलो कोई इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या पीजीबीपी या कैपिटल गेन या अदर सोर्सेस, ये 4 सोर्सेस है आपकी, इनसे इनकम है आपकी। तो ये जो भी इनकम है, ये इनकम आप आपके एम्प्लॉयर को बोल सकते है ना, आपकी जो भी इनकम है आप आपके एम्प्लॉयर को बोलो, आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, ये इनकम इसमें ऐड करेगा, जो भी इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, जो भी इनकम होगी वो इसमें ऐड करेगा, और ऐड मान के चलो आपकी चारों पांचों से मिला के इनकम है और 6 लाख, तो अब ये एम्प्लॉयर क्या करेगा, 11 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेगा, और इसको डिवाइडेड बाय 12 करेगा, और फिर इतना टीडीएस आपका डिडक्ट करेगा, टीडीएस डिडक्ट। आपके समझ में आए, जो भी सैलरी पे करेगा उतना टीडीएस आपका डिडक्ट। तो इनकम कोई भी हेड की हो, कोई भी हेड की इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर्स, वो इनकम आप आपके एम्प्लॉयर को दे सकते हो, आपका एम्प्लॉयर वो इनकम सैलरी में ऐड करेगा और फिर टैक्स कैलकुलेट करेगा, दे सकते हो, या ऑप्शन है आपके पास, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ऑप्शन है आपके पास कि आप देके उतना टैक्स उससे डिडक्ट करवा सकते। लेकिन अगर आपको लॉस आ गया, मान के चलो हाउस प्रॉपर्टी लॉस या पीजीबीपी लॉस या कैपिटल गेन लॉस या अदर सोर्सेस में लॉस, कोई भी हेड में लॉस आ गया, और आपकी ये दूसरा केस है, और आपकी सैलरी है 5 लाख, राइट? तो अब सवाल ये उठा, जैसे इनकम को आप ऐड करके टीडीएस कैलकुलेट करवा सकते हो, तो क्या लॉस का इसमें से सेट ऑफ मिल सकता है? मतलब जैसा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 1 लाख का, फिर इसका भी लॉस है 1 लाख का, फिर इसका लॉस है 2 लाख का, और अदर सोर्सेस का लॉस है 1.5 लाख। तो अब क्या ये पूरे लॉस को इसके साथ सेट ऑफ करवा सकते हो क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला आप सिर्फ ये हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ओनली हाउस प्रॉपर्टी, ये 1 लाख, और अब आप ये 4 लाख पे टीडीएस कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हो उसको, किसको? एम्प्लॉयर।
मतलब ये बाकी लॉस जो पीजीबीपी लॉस हम देख के आए बेटा, पीजीबीपी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। कैपिटल गेन ये तो अपने आप अपने ही शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के साथ ही सेट ऑफ होता है, वो और किसी के साथ सेट ऑफ ही नहीं होता, और अदर सोर्सेस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होता, राइट। तो आप सिर्फ किसका लॉस सेट ऑफ करने की बात कर सकते हो बेटा, सैलरी इनकम के साथ, हाउस प्रॉपर्टी। एम्प्लॉयर को आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस की डिटेल दो, एसओपी प्रॉपर्टी लॉस आता है, वो डिटेल दे दो, वो उतना लॉस उसमें से माइनस कर लेगा और फिर अब बचे हुए अमाउंट पे टैक्स निकालेगा और फिर डिवाइडेड बाय 12 करके आपका टीडीएस काट। बट ये लॉसेस को आप सेट ऑफ उसके साथ नहीं कर सकते। इनकम देखो, इनकम कोई भी ऐड करके आप टीडीएस निकलवा ले सकते हो, बट लॉस का डिडक्शन नहीं मिलता। तो देखो वही वहां पे बोल, द एम्प्लॉयर शॉल इंक्लूड द इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। देखो इनकम की बात अगर करें तो फ्रॉम एनी अदर हेड ऑन डिक्लेरेशन फाइल्ड बाय एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय डिक्लेरेशन देगा उसके हिसाब से कोई भी इनकम ऐड कर सकते हैं, बट shall not consider loss under other head except house property। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कंसिडर करेंगे, बाकी कोई हेड का लॉस कंसिडर नहीं। However, such a inclusion of income shall not in any effect have reducing the tax deductible on salary income। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, रिलीफ employer being government or a company, cooperative society, local authority, university, institution, association or body shall allow the relief under section 89(1) on arrears of salary or gratuity for filing the declaration by the employee in 10E। तो ये जो टीडीएस है, ये टीडीएस रिलीफ देने के 89(1) की रिलीफ हमने देखा, वो रिलीफ डिडक्ट करने के बाद मतलब माइनस करने के बाद फिर आप टीडीएस को कैलकुलेट करो। जैसे आपकी सैलरी आई, ये आपकी सैलरी आई, ये सैलरी में से रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) ये माइनस होगा रिलीफ, और फिर इसके बाद जो अमाउंट बचेगा सैलरी, इसके ऊपर टीडीएस का है ना, इसके ऊपर सैलरी पे ऊपर टैक्स निकालेंगे और टैक्स को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, मंथली टीडीएस काटेंगे। सब लॉजिक सेम। ओके, सिंपल पॉइंट। And then payment of tax by employer on non-monetary perquisites। अब ये क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको पीजीबीपी हेड में समझा चुका हूं, कुछ लोगों को याद है, जिनको नहीं याद है वो वापस एक बार देख लो। देख, आपकी मॉनिटरी सैलरी है, मॉनिटरी सैलरी लेट्स से 4 लाख रुपए, वही एग्जांपल लेता हूं मैं ताकि आपको रिकलेक्ट हो जाए शायद, और नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स ये है 11 लाख। सो आपकी टोटल सैलरी देखो कितनी होगी, टोटल सैलरी हो गई आपकी 15 लाख बराबर। अब ये 15 लाख पे लेट्स से टैक्स अपन ने कैलकुलेट किया, टैक्स आ गया, एग्जांपल है 30% से ले लेता हूं सीधा 5 लाख। अब देखो मैं आपको 4 लाख रुपए सैलरी पे कर रहा हूं और टीडीएस कैसे 5 लाख काटूंगा, टीडीएस मुझे कितना काटना पड़ेगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 12 करके हर महीने। लेकिन हर महीने की सैलरी अगर आप देखेंगे, ये पर ईयर की सैलरी, हर महीने की सैलरी 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 मतलब ये आ रही 33,000, और अगर टैक्स की बात करूं 50,000 डिवाइडेड बाय 12 ये आ रहा है 41,000। कैसे काटेंगे टैक्स, मुश्किल हो जाएगा बराबर। तो फिर ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या बोलता है आपको कि ये 5 लाख को आप इनके रेशियो में डिवाइड करो, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी पर, राइट। तो देखो अब आपको कुछ ध्यान में आ रहा है शायद, टीडीएस कितना काटना है आपको 5 लाख का, इसको ये रेशियो में डिवाइड कर दो आप, मॉनिटरी सैलरी और नॉन मॉनिटरी सैलरी। नॉन मॉनिटरी में मैंने आपको कुछ घर दिया होगा, कार दी होगी है ना, तो इसको डिवाइड किया, कैसे डिवाइड करेंगे, 5 लाख या कितनी सैलरी आपकी 4 लाख डिवाइडेड बाय टोटल 15 लाख इंटू 5 लाख कितना आता है, देखो 4 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 5 lakhs, दिस कम्स 1 लाख
33,333, राइट। और इधर आएगा 11 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 5 लाख, तो दिस कम्स 3 लाख, बचा हुआ 66,667, राइट। 5 लाख में से इतना गया तो इतना जाएगा, तो इतना बचेगा, राइट। तो आप ये जो सैलरी है 1,33,000, ये सॉरी सैलरी नहीं, ये टैक्स, ये इसको डिवाइडेड बाय 12 करो, ये आएगा मंथली टीडीएस। अब इतना जो टीडीएस है मंथली, ये मंथली आप ये 4 लाख के सैलरी के साथ डिडक्ट करो, है ना, इसके प्रोपोर्शन हुआ, मॉनिटरी के प्रोपोर्शन, राइट। तो मंथली टीडीएस कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये आएगा 11,111 रुपए। इतना टीडीएस यू कैन डिडक्ट फ्रॉम मॉनिटरी सर। बट नॉन मॉनिटरी से इतना कैसे करेंगे, 3,66,000 साल का। कार है आपके पास, कार दी, तो कार का क्या चक्का काट के गवर्नमेंट को देंगे टीडीएस, या घर है तो घर का एक कमरा काट के आओ मोदी जी यहां रहो आप, ऐसा होगा क्या? ऑफकोर्स नॉट, ऐसा कैसे होगा? तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, इट इज ऑप्शन टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन है कि वो क्या करे, वो क्या करेंगे बेटा, टू पे दिस टैक्स, ये ऊपर वाला टैक्स मतलब 366 का, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई। ये एम्प्लॉय के बिहाफ में वो टैक्स पे करे, राइट। कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर पे करे। अब एम्प्लॉयर पे किया तो एम्प्लॉयर ने बोला मैंने पे किया तो मुझे डिडक्शन दो, डिडक्शन। तो वहां पे पढ़ा था हमने पीजीबीपी में, पीजीबीपी, नो डिडक्शन इन P&L अकाउंट अवेलेबल टू एम्प्लॉयर। कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन। और एट द सेम टाइम देखो, अब ये टैक्स एम्प्लॉय का टैक्स, एम्प्लॉय का टैक्स है ना, ये तो भर कौन रहा है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट हो गया, एनी बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज परक्यूजिट। तो ये परक्यूजिट अब एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल रहता है। बट यहां है बेटा एग्जेम्पशन है एम्प्लॉय को, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010CC, एम्प्लॉय के हाथ में ये परक्यूजिट एग्जेम्प्ट है ना। तो जो भी टैक्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का भरेगा वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या है, एग्जेम्प्ट। अरे इधर एग्जेम्प्ट है इसीलिए तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं दिया ना, अदरवाइज दो बातें हो जाती थी। एम्प्लॉय के हाथ में भी एग्जेम्प्ट और एम्प्लॉयर भी P&L अकाउंट में डिडक्शन ले रहा है, तो गवर्नमेंट का तो नुकसान, राइट। तो इसलिए वहां पे क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है, द एम्प्लॉयर में एट हिज ऑप्शन पे द इनकम ऑन होल और पार्ट ऑफ परक्यूजिट प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ नॉन मॉनिटरी पेमेंट। तो ये जो नॉन मॉनिटरी पेमेंट किया उसके ऊपर जो टैक्स है दैट इज परक्यूजिट, इसका पेमेंट कौन कर सकता है, एम्प्लॉयर। ही हैज ऑप्शन टू मेक द पेमेंट, ऑप्शन है, जरूरी नहीं। सच अ टैक्स मे बी डिटरमिन्ड एट एवरेज इनकम टैक्स कंप्यूटेड एंड चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। और फिर हमने जैसा कैलकुलेट किया एवरेज इनकम टैक्स लेके इंक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी पेमेंट्स, है ना, ये टैक्स जो कैलकुलेट किया इंक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी किया ना, ये देखो दिस इज नॉन मॉनिटरी, तो इसका टैक्स कैलकुलेट करो और उनमें डिवाइड करो, राइट। द टैक्स सो पेएबल शॉल बी कंस्ट्रूड एज इफ टू आर टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स। और जो टैक्स अब भरेगा एम्प्लॉय उसे टीडीएस ही माना जाए, ऐसा बोला है। आया समझ में? ये ऑलरेडी हम लोग पीजीबीपी में देख चुके थे। चल एक बार देखो आप फटाफट। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूं। आई होप आपको समझ भी गया है। ओके, देन गाइस नेक्स्ट सेक्शन देखो कौन सा है, 192A, पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। अच्छा ये लिख लिया क्या आपने? पॉज करके लिख लो इसको। ओके, पॉज कर लो, लिख लो। देन पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, राइट। अब आपको मालूम होगा कि
प्रोविडेंट फंड से अब कोई पेमेंट एम्प्लॉय को करे, दिस इज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सर हमें तो याद है कि हमने पढ़ा था कि आरपीएफ से अगर कोई पेमेंट जाता है तो ये पेमेंट पे टैक्स नहीं लगता, नो टैक्स, और अगर टैक्स नहीं तो टीडीएस भी नहीं, नो टीडीएस, है ना। विड्रॉल के समय आरपीएफ से कोई अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला तो कोई टैक्स नहीं लगता, देखा था आपको याद है? यस, सैलरी में देखा था हमने। अरे लेकिन आपको ये भी बिल्कुल सही आपको याद है, बिल्कुल गुड, लेकिन आपको ये भी याद होगा अगर ये अमाउंट 5 साल के पहले निकाला, बिफोर 5 years अगर ये पैसा निकालते हैं तो फिर ये टैक्सेबल है, याद है आपको? टैक्सेबल। और अगर ये टैक्सेबल है तो इसका क्या काटना पड़ेगा? फिर टीडीएस काटना पड़ेगा, राइट। तो ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर 5 साल के पहले विड्रॉल होता है, राइट, तो ये फंड का जो ट्रस्टी है, फंड का ट्रस्टी रहेगा, और ये किसको पेमेंट करेगा? ऑफ कोर्स एम्प्लॉय को, राइट। तो देखो इनकम किसकी है? एम्प्लॉय की, और पे कौन कर रहा है? ट्रस्टी ऑफ आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है ना, इसका एक ट्रस्टी रहता है। तो डिडक्टर कौन हुआ बताओ? ये हुआ डिडक्टर, जो टीडीएस काटेगा, या इसी को बोलेंगे अपन पेयर। ये टीडीएस काटेगा, किसका काटेगा? डिडक्टी का या पे का। सो अगर एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से 5 या यूआरपीएफ तो 100% टैक्सेबल, या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, है ना, दोनों में से। लेकिन आरपीएफ को कब बेटा? अगर आरपीएफ में 5 साल के पहले, देखो सुनो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर 5 years से पहले निकालते हो तो फिर वो टैक्सेबल, और यूआरपीएफ का तो 5 साल के पहले निकालो या बाद में निकालो, एवरी टाइम इट इज टैक्स। तो वो जो भी पैसा पे करेगा ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट टू द एम्प्लॉय, वो पे करते समय उसका क्या काटना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा। ओके, किसको काटना पड़ेगा? ट्रस्टी को। तो दिया है वहां पे, देखो, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स डिडक्शन, कौन टीडीएस काटेगा? तो दिया है, देखो, द ट्रस्टीज ऑफ द प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय स्कीम अंडर सेक्शन 1952। कैटेगरी ऑफ पे, कौन पे रहेगा? एम्प्लॉय, जिसको पे कर रहा है वो पे। सर्कमस्टांसेस देखो, in the case where accumulated balance due on employee participating in the recognized provident fund includable in total income owing to the provision, right, is not applicable, मतलब less than 5 years withdrawal है आपका। ओके, और अब देखो ये क्या है, अब ये जो टीडीएस काटेगा वो टीडीएस गवर्नमेंट को भरेगा, ट्रस्टी, है ना, किसके क्रेडिट पे? इन क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय। ये बात ध्यान से सुनो बा। अब देखो, एम्प्लॉय के क्रेडिट में भरना मतलब क्या? एम्प्लॉय के क्रेडिट में भरना मतलब ये एम्प्लॉय के पैन नंबर पे भरना, है ना, उसके पैन पे भरेगी तभी तो उसके क्रेडिट में जाएगा ना। अरे ये पैसा किसके नाम पे दे रहे अपन? एम्प्लॉय के नाम पे, मिस्टर राजू पाटिल। अबे राजू पाटिल, ऐसे तो बहुत लोग रहेंगे ना, राजू पाटिल नाम के इंडिया में बहुत लोग हैं, तो उनका पैन नंबर होना जरूरी है। उनके पैन पे वो अमाउंट इनकम टैक्स में क्रेडिट होगा, है ना, उनके पैन पे। तो ये एम्प्लॉय मतलब राजू पाटिल, इसको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। पैन नंबर किसको देगा? ये डिडक्टर को। डिडक्टर को अपना पैन देगा और फिर डिडक्टर उस पैन पे वो अमाउंट भरेगा। आपके समझ में आया? देखो, टीडीएस मैंने आपका काट लिया, अब अपन और मैं ट्रस्टी हूं, ट्रस्टी ऑफ प्रोविडेंट फंड, मैंने आपको पेमेंट किया, मैंने आपका टीडीएस काटा। अब वो टीडीएस मुझे गवर्नमेंट को भरना है, आप राजू पाटिल हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका पैन देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो पैन पे फिर मैं टीडीएस भरूंगा, राइट? समझ में आया? अगर आपने पैन नहीं दिया या आपका पैन है ही नहीं, तो फिर देखो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर आपने पैन दिया, पहले वो भी देख लेते, अगर आपने पैन दिया तो मुझे टीडीएस कितना % काटना है? सिर्फ 10%। मतलब जो भी पेमेंट मैं करूंगा, मान के चलो मैंने पेमेंट, ट्रस्टी ऑफ प्रोविडेंट फंड ने आपको पेमेंट किया है, लेट्स से 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो ये ट्रस्टी कितने का टीडीएस काटेगा बेटा? 50,000 रुपए का, 10%। जितना पेमेंट करेगा उसका 10%। और याद रखो, यहां से आगे कोई एजुकेशन सेस नहीं। अब
जो टीडीएस है उसके ऊपर कोई एजुकेशन सेस नहीं, सिर्फ सैलरी में जो टैक्स आएगा उसके ऊपर एजुकेशन सेस लगाना है और डिवाइडेड बाय 12 करना। अब यहां से आगे जो भी सेक्शन आएंगे ये फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट 10%, 20%, जो भी रेट है फ्लैट रेट, उस पर टीडीएस नहीं। तो एक 5 लाख मैंने पे किया, आपको कितना टीडीएस काटूंगा? सिर्फ 50,000 है, सिर्फ 50, 5 लाख पे 10%, 50। और अगर अब आपने 50,000 काट के मैं गवर्नमेंट को भरूंगा आपके पैन, लेकिन आपने अगर पैन नहीं दिया अब, तो फिर टीडीएस देखो कितने रेट से काटना। इफ पैन इज नॉट प्रोवाइडेड देन एमएमआर मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितने परसेंट से काटना है फिर? 35.535%। याद रखो, दिस इज कॉल्ड एज एमएमआर रेट, 35.535। मतलब 5 लाख का 5 लाख इंटू 35.535%, 1,77,675 रुपीज का टैक्स काटना। और एक बात और देखो, अब आपने तो पैन ही नहीं दिया ना, तो ये आपके अकाउंट में कैसे जाएगा पैसा? आपने तो पैन ही नहीं दिया, तो ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा होता है। अब आपके अकाउंट में ये पैसा नहीं जाएगा क्योंकि आपने पैन ही नहीं दिया। अगर आप पैन देते थे तो सिर्फ 10% से काटता था और 50,000। गवर्नमेंट चाहता है हर पर्सन के पास पैन होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? अगर प्रोविडेंट फंड वालों ने आपको अमाउंट 50,000 रुपए से कम दिया, लेस देन 50,000, तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। देखो यहां पे नो टीडीएस, नो टीडीएस मतलब कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। बट अगर एग्जैक्ट 50,000 दिया तो काटना पड़ेगा। कितना? 10%, प्रोवाइडेड आपने मुझे पैन दिया। तो 50,000 मैंने आपको दिया, उस पर 10% में काटूंगा 5,000, मतलब आपके हाथ में कितना जाएगा? 45,000। समझ में आ रहा है? आपके हाथ में 45 और वो 5,000 मैं गवर्नमेंट को भर दूंगा आपके क्रेडिट। ओके, फिर बाकी सब सेम है। देखो टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ, यहां पे भी पेमेंट है, क्रेडिट और पेमेंट नहीं, पेमेंट ही। टेबल ए में 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, याद है आपको डिपॉजिट कब करना है। फिर टेबल बी, और यहां देखो 26 क्यू है, मैंने बताया था रिटर्न जो भरना है टीडीएस रिटर्न, वो सैलरी का 24 क्यू है, बाकी सब सेक्शन में 26 क्यू है, सिर्फ सैलरी में 24 क्यू। और 16 ए देंगे, सिर्फ सैलरी के केस में 16 नंबर है, बाकी सब केस में अब 16 ए मिलेगा। देखो फटाफट रिवाइज करो 2 मिनट में, 2 मिनट है आपके पास, रिवाइज करो। आ गया समझ में? करेक्ट। और फिर अब एक लास्ट पॉइंट है, पेज डिक्लेरेशन फॉर नॉन डिडक्शन। अब पे मतलब कौन बेटा? आप लोग मैं पेयर हूं, अब पे फॉर नॉन डिक्लेरेशन मतलब क्या? वो बोलता है कि देखो मेरा टैक्स मत काटो क्योंकि मेरा इनकम वैसे ही बहुत कम है। देखो जैसे आपको अगर ये ट्रस्टी ऑफ प्रोविडेंट फंड, अच्छे से सुन लो ये भी पॉइंट, ये इसने मान के चलो 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, किसको? राजू पाटिल, राइट। अब लॉ तो बोलता है कि ये ट्रस्टी ऑफ प्रोविडेंट फंड को 50,000 रुपए या उससे ऊपर पेमेंट किया तो 10% टीडीएस काट लो, मतलब इसकी लायबिलिटी है 10,000 टीडीएस काटने की, राइट। बट ये राजू पाटिल क्या टीडीएस काट के गवर्नमेंट को भर देंगे, बट ये राजू पाटिल ने क्या बोला कि देखो साहब मेरी बस ये अकेली इनकम है और कोई इनकम ही नहीं है मेरी। मतलब देखो ये राजू पाटिल की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी नीचे है ना, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी नीचे, बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो इस बेचारे का टीडीएस काट के क्या फायदा है? मतलब जैसा देखो
बाद में राजू क्या करेगा, अपना रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न इनकम टैक्स का, और इसमें इनकम बताएगा 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख पे टैक्स आएगा जीरो टैक्स आएगा, बट आप तो उसका टैक्स 10,000 काट के गवर्नमेंट के पास भर दियो। अरे उसी का काटा ना टैक्स, तो उसकी इनकम है 1 लाख रुपए। अच्छा, इनकम 90,000 नहीं है, मतलब इसको 90,000 मिले तो इनकम 90,000 है क्या उसकी? नो, उसकी इनकम कितनी है? 1 लाख, राइट? वो तो टीडीएस काटा है ना, इनकम तो पूरी 1 लाख। तो 1 लाख पे टैक्स आया 0। अब उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करके ये 10,000 जो आपने टैक्स काटा उसका रिफंड लेना पड़ेगा, है ना? इसका रिफंड लेना पड़ेगा 10,000 का राजू को। समझ में आया आपको? ये रिफंड लेना पड़ेगा। अब ये इतने सारे झमेले, इतनी छोटी सी इनकम, फिर वो रिटर्न फाइल करने जाएगा, CA को पैसा देगा। इसलिए राजू क्या बोलता है, ये राजू बोलता है कि मैं एक डिक्लेरेशन देता हूं फॉर्म नंबर 15G में कि मेरी इनकम ही इतनी कम है कि आप इसके ऊपर टैक्स मत काटो, ऐसा एक डिक्लेरेशन देता हूं। सच में कम है कि इसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं आता, राइट? और ये राजू ये डिक्लेरेशन, या फिर अगर ये सीनियर सिटीजन होगा तो 15H में देगा। ऐसे 2 फॉर्म, 15G एंड 15H। तो डिक्लेरेशन देगा किसको? डिडक्टर को, इसको देगा, इसको ट्रस्टी को, कि भाई मेरा टीडीएस, अभी असेसिंग ऑफिसर को नहीं, फॉर्म नंबर 13 में असेसिंग ऑफिसर, यहां किसको देगा? जो टीडीएस काट रहा है। मतलब आप राजू पाटिल मुझे एप्लीकेशन दोगे 15G में कि साहब हमारा टीडीएस मत काटो, हमारी इनकम बहुत कम है, और फिर ये एप्लीकेशन मुझे आप डुप्लीकेट कॉपी में दोगे। मैं एक कॉपी मेरे पास रखूंगा और एक कॉपी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को दूंगा कि देखो ऐसा ये पर्सन आया था और इसने बोला कि इतनी कम इनकम है इसलिए टीडीएस मत काटा, इसलिए हमने नहीं काटा। तो ये अगर देते हो तो फिर आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। समझ में आया? तो देखो क्या बोलते, पेईज डिक्लेरेशन फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स। आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, पेई डिडक्टी आप डिक्लेरेशन दे रहे हो। क्या देखो, डिक्लेरेशन इन फॉर्म 15G, सीनियर सिटीजन अगर है 60 के ऊपर तो 15H, बाय असेसी ऑन डुप्लीकेट, आप असेसी हो, मुझे डुप्लीकेट में देंगे, और 1 कॉपी ऑफ सच अ फॉर्म इज डिलीवर टू PCCIT, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये मैं दूंगा ऑन और बिफोर 7th डे ऑफ द फॉलोइंग द मंथ डिक्लेरेशन वॉज फर्निश्ड। अब मैं क्या करूंगा कि वो जो डिक्लेरेशन की डुप्लीकेट कॉपी आपने दी उसकी एक कॉपी नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक उनके पास दे दूंगा, कमिश्नर के पास, और बोलूंगा कि ऐसा ऐसा पर्सन आया था और इसने बोला टीडीएस मत काटो, ये उसका डिक्लेरेशन है। वो देखो खुद डिक्लेरेशन दे रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला, उसने डिक्लेरेशन दी, इसलिए मैंने टीडीएस नहीं काटा, तो फिर चलेगा। अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा? डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने टीडीएस क्यों नहीं काटा ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन आपने प्रूव कैसे किया कि भाई वो मेरे पास आया था, उसने बताया कि टीडीएस मत काटो, इसलिए नहीं काटा। गेटिंग द पॉइंट? सो ये 15G वाला पॉइंट एक नया, और फॉर्म नंबर 13 जो है ये असेसिंग ऑफिसर को देना, और ये 15G, ये दोनों पॉइंट आगे रिपीट होंगे, राइट? और ये टेबल ए आपको मालूम है भी, टेबल ए मतलब 7 डे तक डिपॉजिट करना है। ये फॉर्म टेबल बी में उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई। फॉर्म 26Q सैलरी के केस में 24Q, और 16A मैं आपको दूंगा कि मैंने आपका कितना टीडीएस काटा, और सैलरी के केस में क्या है बेटा? 16, राइट? 50,000 के नीचे अगर अमाउंट पे कर रहे तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। सो ये लेक्चर आप वापस एक बार देखो, क्योंकि अब ये लेक्चर पे जो अपन देखेंगे अगले पॉइंट, ये लेक्चर पे ही आगे डिपेंडेंट रहे। ओके, चलो देन गाइस, ग्रेट।